नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत कुछ विशेषाधिकार, कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। इन विशेषाधिकारों में, इन उन्मुक्तियों में सबसे पहले जो बात आती है वह यह है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जब राष्ट्रपति कोई कार्य करता है तो उसके कार्य को लेकर उसे न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, अर्थात कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया वह यह है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। तीसरी बात है, राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा। यानी राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उसे कारावास में डालने संबंधी कोई आदेश न्यायालय निकाल सकेगा। इस तरीके का एक विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किए गए या किए जाने वाले तत्पर्य किसी कार्य संबंध में कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोनों बातें हैं कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण नहीं किया है और पद ग्रहण कर लिया है, उसके बाद व्यक्तिगत हैसियत से, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है, उससे पहले उसके ऊपर कोई वाद है और जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल कार्रवाई भी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती। तो इस तरीके के ये विशेष अधिकार भारत के संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। अगली बात हम करेंगे राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में। दो प्रकार की राष्ट्रपति की स्थितियां हैं, एक संवैधानिक है और एक वास्तविक और व्यवहारिक है। संवैधानिक स्थिति को जानने के लिए हमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर दृष्टिपात करना होगा। उसके आधार पर ही हम राष्ट्रपति की स्थिति का पता लगा सकते हैं। संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि भारत का जो संविधान है वो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है और संविधान निर्माताओं ने ये आशा व्यक्त की थी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली में जो नाम मात्र के प्रमुख की भूमिका है उसका निर्वहन किया जाएगा। हालांकि संविधान में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए कुछ प्रावधान भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है और उस संवैधानिक प्रमुख का काम है कि वह प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल है, उसका जो मंत्रिपरिषद है, उसके अनुसार वो काम को अंजाम दे। राष्ट्रपति की संवैधानिक या वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों को देखना पड़ेगा, तभी हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में सही सही आकलन कर पाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74,
और अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों के बारे में कुछ बातें उल्लेखित की गई हैं। हालांकि हम ये मानते हैं कि भारत का जो मूल संविधान है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, परंतु वह इन शक्तियों का स्वयं प्रयोग न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है और अधीनस्थ अधिकारियों में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। तो एक स्थिति है जिसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है और वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसी बारे में और जानकारी हमें जो मिलती है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मिलती है, जिसने राष्ट्रपति की स्थिति में कुछ परिवर्तन किया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत की राष्ट्रपति की स्थिति में कुछ परिवर्तन करता है। इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो परामर्श है या मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा। इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह मंत्रिमंडल के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। वो मंत्रिमंडल उसे जो भी परामर्श देगा उस परामर्श को उसको मानना ही पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में जो ये परिवर्तन किया गया उस परिवर्तन का विरोध हुआ और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में फिर से परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है उस परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन में जहां एक तरफ राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य किया था, उस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इसमें राष्ट्रपति को परामर्श को वापस लौटाने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु इसमें यह भी बात लागू की गई कि यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद पुनः जो सुझाव जो सलाह राष्ट्रपति को भेजेगा उस सलाह को राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से केवल एक बदलाव राष्ट्रपति की स्थिति में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया कि उसे पुनर्विचार की शक्ति दी गई और मंत्रिपरिषद यदि पुनः वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इस तरीके से संवैधानिक स्थितियों के संदर्भ में ये दोनों संविधान संशोधन अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में स्वविवेक की शक्ति का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें वह जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसका निपटारा करने के लिए वो काम करता है और उसमें वो अपने विवेक के अनुसार कार्य को अंजाम देता है। उसमें उसे मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं रहती है। हालांकि इस संदर्भ में कुछ परंपराएं हैं, राष्ट्रपति से आशा की जाती है कि राष्ट्रपति उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए काम करे, परंतु फिर भी स्वविवेकीय शक्तियों का उपयोग करते हुए वह मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि ऐसे विषयों पर मंत्रिमंडल का परामर्श कारगर नहीं होता। जैसे पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। देखिए, जब तक स्थितियां सामान्य हैं तब तक राष्ट्रपति अपनी इस स्वविवेक की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि लोकसभा में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और बहुमत दल के द्वारा अपने नेता का चयन कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति देनी पड़ती है। लेकिन परिस्थिति यदि इससे थोड़ी सी भिन्न हो कि
किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, या पदासीन प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो, यानी कि बहुमत दल के द्वारा ये निर्णय नहीं किया जा रहा हो कि उनका नेता कौन होगा। ये स्थिति तब होगी तब किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, और तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी दो परिस्थितियां हैं कि एक तो लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, और दूसरी बात बहुमत दल के नेता के रूप में किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और बहुमत दल के द्वारा अपने किसी नेता का चयन नहीं किया जाता हो, तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे सकता है, एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि जब मंत्रिपरिषद को भंग करने के संदर्भ में भी राष्ट्रपति कई बार अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग कर सकता है। मंत्रिपरिषद यदि लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को भंग करने में अपनी विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार है। वो चाहे तो किसी अन्य दल को सरकार बनाने का मौका दे सकता है, या वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी तरीके से किसी मंत्रिमंडल की सलाह मानने की आवश्यकता नहीं है। वो मंत्रिमंडल को भंग करके अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। तीसरा है लोकसभा को भंग करने के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद जब लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं कर पाए, तो लोकसभा को भंग करने में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। सामान्यतः इस संदर्भ में अभ्यास कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग किस्म के हैं। कई बार राष्ट्रपति जो है इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह को मान लेता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। लोकसभा में जब कोई मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है, तो सामान्यतः वो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोई प्रधानमंत्री अपने विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाता और वो लोकसभा भंग करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को करता है, तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने स्वविवेक से निर्णय इसमें कर सकता है, और ये स्थिति जो है राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान करता है। थैंक यू।